नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हो ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना ही नहीं प्राप्त कर रहे हो तो ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करने के बारे में एक बार फिर से आप विचार कर सकते हैं। आपके बच्चों की फीस से, बढ़ते महंगाई से, बढ़ते पेट्रोल के दामों से या और भी ऐसी कई समस्याएं हैं जो आपने महीने 2 महीने पहले अस्पतालों में भुगती हो, उनकी कोई समस्याएं आपके चैनलों पर नहीं दिखाई जा रही हो तो एक बार विचार करें कि ऐसे चैनलों को देखने पर आपको फ़ायदा होगा या नहीं, आपके परिवार को फ़ायदा होगा या नहीं, आपके समाज को फ़ायदा होगा या नहीं। और अगर इन चैनलों को देखकर अगर आपको कुछ विचार आता है तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें समाचार हो, आपके लिए खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का सबब बनता जा रहा है। राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले और उससे होने वाली मौतों का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के शिकार लोगों में से अब तक 5 की मौत हो चुकी है। राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक कुल 66 केस मिले हैं। इसमें से कुछ लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है। डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीजों में 7 मरीज ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों से मरीजों के लिए गए नमूनों के जीनोम अनुक्रमण जांच में ये मामले आए। मुंबई में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप के संक्रमण से 63 वर्षीय महिला की मौत का पहला मामला सामने आया है। मुंबई महानगर पालिका के एक अधिकारी ने कहा कि वायरस के स्वरूप से जुलाई के अंतिम सप्ताह में जान गंवाने वाले इस बुजुर्ग महिला को कोविड विरोधी टीके की दोनों खुराकें दी गई थी। बीएमसी अधिकारियों ने कहा कि महिला की मौत के बाद उसके करीबी संपर्क में रहे कम से कम 2 अन्य लोगों में भी वायरस के स्वरूप के संक्रमण की पुष्टि हुई है। वायरस का यह स्वरूप बेहद संक्रामक है। आरबीआई ने वित्तीय संकट में फंसे बैंकों पर सख्ती शुरू कर दी है ताकि ग्राहकों का पैसा डूबने से बचाया जा सके। इसी के तहत रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में कर्नाला नागरी कोऑपरेटिव बैंक पनवेल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। संकेत है कि ऐसे ही अन्य बैंकों के खिलाफ भी केंद्रीय बैंक जल्द ही कदम उठा सकता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और ये अपने मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि चुकाने की स्थिति में नहीं है। रिजर्व बैंक ने कहा कि शुक्रवार को कारोबार बंद होने के बाद बैंक बैंकिंग परिचालन नहीं कर पाएगा। बैंक का लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक की ओर से दिए गए ब्यौरे के अनुसार 95% जमाकर्ताओं को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम के जरिए अपनी पूरी जमा राशि मिलेगी। अगर बैंक डूबता है तो प्रत्येक जमाकर्ता को नए नियमों के तहत जमा राशि पर बीमा दावे का अधिकार होता है। इसकी सीमा 5 लाख रुपए तक है। रिजर्व बैंक ने कहा कि कर्नाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस 9 अगस्त के आदेश के तहत रद्द किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा 20 अगस्त को विपक्षी नेताओं की बुलाई गई डिजिटल बैठक में विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी देश के सामने खड़े प्रमुख मुद्दों पर विपक्षी दलों को साथ लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है और इसी प्रयास के तहत ये बैठक बुलाई गई है। विपक्षी दल राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने के लिए प्रयासरत है ताकि अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती पेश की जा सके। तालिबान तेजी से अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों पर कब्जा जमाता जा रहा है। विद्रोही अब राजधानी काबुल से महज कुछ ही किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। इसके साथ ही तालिबान ने 34 में से 19 प्रांत और उनकी राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान सूत्रों ने बताया कि लड़ाके के काबुल की सीमा से लगी लोगार की प्रांतीय राजधानी फूल आलम में घुस गए हैं। यह राजधानी काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब सिर्फ 2 घंटे में ही काबुल पहुंचा जा सकता है। इससे पहले शुक्रवार को ही तालिबान ने कंधार और लश्कर गाह पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। काबुल में इस समय अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने दैनिक भास्कर को बताया कि किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। कोई कह रहा है राष्ट्रपति गनी इस्तीफा दे देंगे, कोई कह रहा है कि तालिबान से मुकाबला किया जाएगा। लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है।
देश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 38,750 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 477 लोगों की जानें गई, जबकि 35,740 संक्रमितों ने इस बीमारी को मात दी। ठीक होने वालों का आंकड़ा 21 दिन में यह सबसे कम है। इससे पहले 23 जुलाई को 35,144 लोग इस बीमारी से रिकवर हुए थे। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। शुक्रवार को 2,521 एक्टिव केस बढ़े, ये बीते 8 दिन में सबसे ज्यादा है। 5 अगस्त को इसमें 3,623 की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अभी 3.81 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। सबसे ज़्यादा मामले केरल में दर्ज हुए हैं। यहाँ 20,452 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 16,856 लोगों ने इस बीमारी को मात दी। यहाँ पर 11 दिन बाद इतने कम लोग ठीक हुए हैं। इससे पहले 3 अगस्त को 15,626 लोग कोरोना से रिकवर हुए थे। पठानकोट एयरबस पर हुए आतंकी हमले में लोकल पुलिस अफसरों की मिलीभगत थी। इन भ्रष्ट अफसरों ने हमले से पहले एयरबेस की रेकी की। इनमें से एक ने सुनसान रहने वाले रास्ते की पहचान की थी, जिसका इस्तेमाल हमलावरों ने गोला बारूद, ग्रेनेड, मोर्टार और एक के 47 राइफल ले जाने के लिए किया। ये दावा 2 जर्नलिस्ट एड्रियन एवी और कैथी स्कॉट क्लार्क ने अपनी किताब स्पाई स्टोरी इनसाइड द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ द रा एंड द ISI में किया गया है। एयरबस पर हमला ये 2 जनवरी 2016 को हुआ था। भारतीय सेना की वर्दी में आए हथियारबंद आतंकियों ने इसे अंजाम दिया था। वे सभी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर रावी नदी के रास्ते से आए थे। भारतीय इलाके में पहुंचकर आतंकियों ने कुछ गाड़ी हाईजैक की और पठानकोट एयरबेस की ओर बढ़ गए। इसके कैंपस की दीवार कूदकर लंबी घास से होते हुए उस जगह पहुंचे जहां सैनिक रहते थे। उनका पहला सामना सैनिकों से हुआ। फायरिंग में 4 हमलावर मारे गए और 3 जवान शहीद हुए थे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। डोटासरा ने यात्रा को किसानों के आक्रोश का सामना करने की चेतावनी दे दी है। डोटासरा ने कहा कि किस बात की आशीर्वाद यात्रा निकालना चाहते हैं यह समझ से परे है। जनता गांव में घुसने नहीं देगी, किसान गांव में घुसने नहीं देंगे। ये गलती न कर बैठे मोदी के मंत्री, क्योंकि जनता में आक्रोश है। जो कल परसों हुआ है, किसी के साथ भी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप तानाशाही हिटलर शाही पर आ जाओ और किसी की नहीं सुनो तो फिर जनता आक्रोशित हो जाती है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसानों के घाव पर नमक छिड़कने के लिए कोई मंत्री नहीं आए तो बेहतर होगा। बॉलीवुड के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन कहे जाने वाले जॉनी लीवर आज पूरे 64 सालों के हो चुके हैं। आज एक्टर करीब 350 से ज़्यादा फिल्मों में बेहतरीन परफॉर्मेंस की छाप छोड़ चुके हैं, जिनके लिए उन्हें 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नॉमिनेशन मिल चुका है। हालांकि कभी लोग जानते हैं कि कॉमेडियन और एक्टर जॉनी का बचपन काफ़ी संघर्षों में बीता। आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर जानते हैं कि कैसा था जॉनी का फर्श से अर्श तक पहुँचने का सफ़र। 14 अगस्त 1957 में जॉनी लीवर उर्फ जॉनी प्रकाश का जन्म प्रकाशम आंध्र प्रदेश की एक क्रिश्चियन तमिल फैमिली में हुआ था। जॉनी के 2 भाई और 3 बहनें थी, जिनमें वो सबसे बड़े थे। एक्टर का बचपन गरीबी में गुजरा, जिसके चलते उन्हें 7वीं तक के लिए ही पढ़ाई नसीब हो सकी। इसके बाद जॉनी ने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए सड़कों पर पेन बेचने का काम शुरू किया। पेन बेचते हुए जॉनी बड़े फिल्मी सितारों की नकल उतारा करते थे, जिसके लोग उनकी तरफ खूब आकर्षित होते थे। इस काम में उन्हें हर दिन 5 रुपये मिलते थे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।